नासा क्या ढूंढ रहा है समुद्र के गहरे तल में? समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर नीचे ऐसा क्या मौजूद है जिसके बारे में नासा खोज कर रहा है और जिसके बारे में और कोई नहीं जानता? फ्लोरिडा के पास अटलांटिक के समुद्र की 60 फीट गहराई में सिचुएटेड है दुनिया का सबसे डीप रिसर्च स्टेशन, जिसका नाम है एक्वेरियस रीफ बेस, जहां एस्ट्रोनॉट्स को कई दिनों के लिए भेजा जाता है स्पेशल रिसर्च करने के लिए। और इसको नाम दिया है नासा ने नीमो मिशन, नासास एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिशन ऑपरेशंस। और इन एस्ट्रोनॉट्स को कहा जाता है एक्वानॉट्स। और नासा एक और तरीके से समुद्र की गहराइयों में रिसर्च कर रहा है। नासा ने ऑर्फियस नाम की अंडर वाटर सबमरीन समुद्र में 11 किलोमीटर नीचे भेजी है डीप सी में रिसर्च करने के लिए। लेकिन नासा जो एक स्पेस एजेंसी है, उसका समुद्र में क्या काम है? क्योंकि इस काम के लिए तो यूएस के पास नोआ, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है। सो क्या नासा को समुद्र की गहराई में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पृथ्वी पर ह्यूमन लाइफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? क्या नासा को समुद्र में एलियन लाइफ मौजूद होने के एविडेंस मिले हैं? नासा ने क्यों अपने ट्रेंड एस्ट्रोनॉट्स भेजे डीप सी में? क्या हुआ था 24 अक्टूबर 2024 को? और क्या होने वाला है अप्रैल 2030 में, जिसके बारे में नासा को पहले से ही पता है? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। 14 अक्टूबर 2024 को नासा ने एक बहुत ही खतरनाक मिशन स्टार्ट किया है। असल में ह्यूमंस ने समुद्र के तल की इतनी रिसर्च कभी की ही नहीं जितनी हमने बाकी प्लैनेट्स जैसे मार्स की है। साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग समुद्र का 80% हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। समुद्र में रहने वाले एनिमल्स में से 90% एनिमल सनलाइट और ट्विलाइट जोन में रहते हैं। पता है ऐसा क्यों है? क्यों इतने बड़े समुद्र में सिर्फ एक हिस्से में ही सब एनिमल्स रहना पसंद करते हैं? इसका मेन रीजन ये है कि जैसे जैसे हम समुद्र के नीचे जाने लगते हैं, अंडर वाटर प्रेशर उतना ही बढ़ने लगता है। हर 10 मीटर गहरा जाने पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर बढ़ता है। हम ह्यूमंस पृथ्वी पर जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसका प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसीलिए आपको याद होगा जब टाइटन सबमर्सिबल समुद्र में सी लेवल से 3.5 किलोमीटर नीचे चली गई थी, वो इम्प्लोड हो गई थी और उसमें बैठे लोग एकदम से वेपराइज हो गए थे। उन्हें दर्द भी महसूस नहीं हुआ होगा, क्योंकि दर्द महसूस करने के लिए ब्रेन को 25 मिलीसेकंड का वक्त लग जाता है। इससे पहले वो लोग कुछ महसूस कर पाते, सब कुछ 1 मिलीसेकंड में ही खत्म हो गया। वो गहराई जिस गहराई में टाइटन इम्प्लोड हुआ था, उससे 3 गुना गहराई में नासा जा रही है, क्योंकि नासा बहुत बड़े लेवल का एलियन एक्सप्लोरेशन मिशन कर रही है। वो भी सोलर सिस्टम में एक ऐसी जगह जहां नासा को लगता है कि एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब वो कौन सा मिशन है? हमारे ही सोलर सिस्टम में नासा एलियंस को कहाँ ढूंढ रही है? क्या आपको ये चीज पता है? इसके बारे में हम बहुत जल्दी जानेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि एलियन लाइफ का समुद्र के गहरे तल से क्या रिलेशन है। नासा ने पता लगाया है कि पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत गहरे समुद्र में हुई थी, जहां सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती। और यही बात नासा साइंटिस्टों के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है। इससे पहले नासा को लगता था कि लाइफ और हम ह्यूमन सनलाइट पर डिपेंडेंट हैं और सनलाइट के बिना हम जी ही नहीं सकते। लेकिन ये बस एक मिथ है। असल में लाइफ के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है, बल्कि एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। सनलाइट भी एनर्जी का बस एक फॉर्म है। पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत सनलाइट से नहीं हुई थी, और इसीलिए नासा गहरे समुद्र में इंटरेस्टेड है, जहां लाइफ ने पहली बार जन्म लिया था। गहरा समुद्र यानी कि डीप सी ओशन का वो हिस्सा है जो उसके तल को टच करता है और 11,000 किलोमीटर तक गहरा होता है। यहाँ सनलाइट का कोई नामो निशान नहीं है,
यहाँ गहरा अंधेरा होता है। यहाँ पर सिचुएटेड है हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जो समुद्र की गहराई में छिपे अंडर वाटर वोल्केनोज हैं। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स समुद्र की तल पर क्रैक्स जैसे होते हैं, जिनमें से 400 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म पानी रिलीज होता है, जो हार्ड मेटल्स को भी पिघला सकता है। इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स से एनर्जी लेकर कीमोसिंथेसिस के प्रोसेस से यहाँ लाइफ का जन्म हुआ। यस, सन से नहीं, हमारे अर्थ की हॉट कोर के अंदर से निकली एनर्जी से लाइफ का जन्म हुआ। इसी एनर्जी की वजह से पहले प्रोटीन्स, आरएनए बने और फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ, जिसके म्यूटेशंस के बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ। ऐसे स्टार्ट हुई थी लाइफ हमारे पृथ्वी पर। क्योंकि लाइफ का जन्म सनलाइट से नहीं हुआ, इसलिए नासा सोलर सिस्टम में दूसरी जगह पर भी लाइफ ढूंढ रहा है। अब अगला सवाल ये है कि ऐसा कौन सा स्पेस ऑब्जेक्ट है जहां नासा लाइफ ढूंढ रहा है। नासा के डेटा के हिसाब से नासा को एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट मिला है जहां अर्थ से 2 गुना पानी मौजूद है। नासा को बर्फ की चादर के नीचे पृथ्वी से भी गहरा समुद्र मिला है, जहां नासा साइंटिस्टों को लाइफ के जन्म के लिए जरूरी कंपाउंड्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जैसे कंपाउंड्स मिले हैं। क्योंकि नासा साइंटिस्टों को पता है कि पृथ्वी पर लाइफ पहली बार गहरे समुद्र में बिना सनलाइट के जन्मी थी, इसलिए उनका इंटरेस्ट इस स्पेस ऑब्जेक्ट में है, जो है जुपिटर का 4th लार्जेस्ट मून, यूरोपा। 1979 की वोयेजर मिशन, 1995 के गैलीलियो मिशन, हबल स्पेस टेलीस्कोप की इमेजेस, 2011 के जूनो मिशन के बाद साइंटिस्ट को यूरोपा के पूरे सरफेस पे बर्फ मिली और अर्थ जैसा ही सॉल्टी ओशन उस बर्फ की चादर के नीचे डिस्कवर हुआ। लेकिन जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, जिसकी ग्रेविटी एक्सट्रीमली पावरफुल है, जिसकी वजह से यूरोपा का वो साइड जो जुपिटर के क्लोजर है, वहां कॉन्स्टेंटली स्ट्रॉन्ग पुल महसूस होता है और इस कांस्टेंट स्ट्रेचिंग की वजह से यूरोपा का कोर गर्म रहता है। इस कांस्टेंट स्ट्रेचिंग को कहते हैं टाइडल फ्लेक्सिंग, जिसकी वजह से बर्फ के नीचे का ओशन लिक्विड फॉर्म में रहता है। टाइडल फ्लेक्सिंग के कारण यूरोपा के कोर में अर्थ की तरह जियोथर्मल एनर्जी क्रिएट होती है, इसलिए यहाँ जियोथर्मल वेंट्स भी हो सकते हैं। यूरोपा का ओशन अर्थ के ओशन से सिमिलर है और इसी वजह से नासा यहाँ अपना स्पेस प्रोब भेज रहा है यूरोपा पर लाइफ और एलियन प्रेजेंस सर्च करने के लिए। और आपको पता है, ये मिशन बहुत ही पावरफुल होने वाला है, क्योंकि यूरोपा का अर्थ से डिस्टेंस 780 मिलियन किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी का मून से डिस्टेंस का 1600 गुना ज्यादा है। और रास्ते में स्पेस डेब्रिस, प्लैनेट्स और उनके मून्स का ग्रेविटेशनल पुल, सन की ग्रेविटी, जुपिटर की एक्सट्रीम ग्रेविटी और रेडिएशन, इन सब से बच के यूरोपा तक पहुंचना एक्सट्रीमली चैलेंजिंग होगा। नासा ने यूरोपा क्लिपर सैटेलाइट अक्टूबर 14, 2024 को केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च कर दी है। हालांकि यूरोपा क्लिपर बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करेगा, लेकिन उसकी ज्यादातर ट्रैवल इंजन्स बंद करके होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्लिपर सैटेलाइट अर्थ से लॉन्च होने के बाद मार्स जाकर उसका फ्लाई बाय लेगा और फिर मार्स के ग्रेविटेशनल पुल से एक्सेलरेशन लेते हुए अर्थ के पास वापस आकर अर्थ का स्लिंगशॉट लेगा और अर्थ की ग्रेविटी से एक्सेलरेशन लेकर जुपिटर की तरफ बढ़ेगा और जुपिटर की ग्रेविटी से स्पीड पकड़कर यूरोपा तक पहुंचेगा। ये क्लिपर सैटेलाइट मार्स का ग्रेविटी असिस्ट 2025 में पूरा कर चुकी है और अर्थ का फ्लाई बाय दिसंबर 2026 में कंप्लीट करेगी और फिर आउटर सोलर सिस्टम की तरफ ट्रैवल करेगी। ये प्रोब जुपिटर के ऑर्बिट में अप्रैल 2030 में एंटर करेगी। सनलाइट को यूरोपा तक पहुंचने में 43 मिनट्स लगते हैं, जबकि अर्थ तक केवल 8 मिनट लगते हैं। यूरोपा का अर्थ से डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इस क्लिपर सैटेलाइट को यूरोपा तक पहुंचने में 7 साल लगेंगे। इसे यूं समझते हैं कि अगर एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नॉन स्टॉप चलती है
तो उसे यूरोपा तक पहुंचने में 800 साल लगेंगे। और सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स और मून्स कॉन्स्टेंटली ऑर्बिट करते रहते हैं, इसलिए उनकी फ्यूचर पोजीशंस कैलकुलेट करके क्लिपर सैटेलाइट को यूरोपा तक पहुंचाना एक्सट्रीमली चैलेंजिंग होने वाला है। और फिर यूरोपा के ऑर्बिट में एंट्री और भी ट्रिकी होगी। यूरोपा क्लिपर डायरेक्ट यूरोपा का ऑर्बिट नहीं करेगा, क्योंकि यूरोपा जुपिटर की रेडिएशन बेल्ट की बहुत अंदर सिचुएटेड है। और अगर यूरोपा क्लिपर ने डायरेक्ट यूरोपा का ऑर्बिट किया तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए यूरोपा क्लिपर सेफ डिस्टेंस से जुपिटर का ऑर्बिट करते हुए यूरोपा के पास से गुजरेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए और यूरोपा के एक नए हिस्से के पास ऑर्बिट करने के लिए यूरोपा क्लिपर जुपिटर के मून्स गैनीमीड और कैलिस्टो की ग्रेविटेशनल पुल का यूज करेगा। इन टोटल यूरोपा क्लिपर यूरोपा के 49 क्लोज फ्लाई बाय करेगा और उसके आइस कवर्ड सरफेस की थिकनेस और उसके विंड्स, एटमॉस्फेयर, ग्रेविटेशनल पुल, फ्यूचर लैंडिंग साइट्स का डेटा अर्थ तक भेजेगा। और अगर किसी फ्लाई बाय में यूरोपा ने वाटर प्लूम्स स्पेस में इजेक्ट किए तो यूरोपा के सरफेस पे लैंड किए बिना ये क्लिपर सैटेलाइट यूरोपा के हिडन ओशन वाटर के पार्टिकल्स को एनालाइज कर पाएगा। और इस मिशन के बाद यूरोपा पर नासा क्रायोबॉट्स भेजेगा, जो यूरोपा के आइसी सरफेस पर पेनिट्रेट करके उसके समुद्र के अंदर लाइफ की खोज करेंगे। और इस मिशन को नाम दिया है नासा ने स्विम, सेंसिंग विद इंडिपेंडेंट माइक्रो स्विमर्स। नासा आइस पेनिट्रेट करने वाले ऐसी क्रायोबॉट्स बना रहा है जो यूरोपा की 25 किलोमीटर तक की बर्फ की सतह को मेल्ट करके उसके नीचे गहरे समुद्र के अंदर जाएंगे। ये क्रायोबॉट न्यूक्लियर एनर्जी से बर्फ को मेल्ट करते करते गहरे समुद्र में पहुंचेगा और साथ में 48 सेलफोन साइज्ड स्विमिंग रोबोट्स लेकर जाएगा और डिप्लॉय करेगा, जो स्विम करके यूरोपा के ओशंस में एलियन लाइफ और जियोथर्मल वेंट्स की खोज करेंगे। आपके अकॉर्डिंग क्या यूरोपा के डीप ओशन में एलियन लाइफ मिलेगी? कैसा लगेगा ये जानकर कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं या स्पेस में कहीं और एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम आज भी अर्थ ऐसे क्रिएचर्स से शेयर करते हैं जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं। क्या पता गहरे समुद्र में कुछ ऐसे राज छिपे हों जिनकी मदद से एलियंस के बीच ह्यूमैनिटी सरवाइव कर सके। क्या पता कुछ ऐसे लाइफ फॉर्म्स डीप सी में मौजूद हों जिससे जो हम लाइफ के बारे में जानते हैं उसे पूरी तरह चेंज कर दे। हम यूरोपा पर लाइफ के जन्म को उसी बेसिस पर खोज कर रहे हैं जैसे लाइफ अर्थ पर स्टार्ट हुई थी, पर क्या पता एलियन लाइफ की शुरुआत पृथ्वी की तरह हुई ही ना हो। क्या पता स्पेस में एलियन लाइफ का ओरिजिन किसी और तरीके से हुआ हो जिसके बारे में हम नहीं जानते। जरूरी तो नहीं पानी में ही लाइफ जन्मी हो। क्या है आपके थॉट्स? लिखकर भेजिए कमेंट सेक्शन में। बट यस, ह्यूमैनिटी हैज ऑलवेज बीन ड्राइवन बाय वंडर। Thank you for watching this video, and if you like it, then do subscribe for more interesting and curiosity driven videos.